बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़हर। Today it's very important lecture that is about direct and indirect speech. ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 2 है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि रियल कॉन्सेप्ट जो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का वो क्या है और उनका डिफरेंस किस तरह करना है आपने, और डायरेक्ट स्पीच को और इनडायरेक्ट स्पीच को आपने जब डिफ्रेंशिएट करना है तो डेफिनेटली आपके पास उसकी एग्जांपल होनी चाहिए। जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी वो दी थी अल कुरान, कुरान पाक। अब कुरान पाक हमारे पास एक ऐसी किताब है जो डायरेक्ट स्पीच में है। अब डायरेक्ट स्पीच से क्या मुराद है कि उसमें डायरेक्ट अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला का मैसेज है, और ये वो किताब है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत भी तब्दीली नहीं कर सकते, इवन सोच भी नहीं सकते। तो ये ऐसा कलाम जिसमें तब्दीली नहीं कर सकते, ये बेसिकली होती है डायरेक्ट। और फिर इसी चीज़ को अगर अपने कुरान पाक को इसका तर्जमा करने वाले, इसकी तफसीर लिखने वाले जो हैं, उन्होंने फिर हमें बताया कि इस किताब में अल्लाह ताला ने क्या कहा। तो वो जो लिखने वाले हैं उन्होंने जब हमें बताया कि अल्लाह ताला इस किताब में क्या कहते हैं, तो वो बेसिकली क्या हुई, इनडायरेक्ट स्पीच हुई। डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट अल्लाह ताला का मैसेज, इनडायरेक्ट स्पीच में मुफस्सिर ने, तर्जमा लिखने वाले ने, तफसीर लिखने वाले ने हमें पैगाम किसका दिया, अल्लाह ताला का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल वर्ड्स होते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में वही वर्ड्स जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं इनको आप अपने वर्ड्स में एक्सचेंज करके बताते हैं, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होता, मैसेज चेंज नहीं होता। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स और डियर फ्रेंड्स एज वेल, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है इसके अंदर दो हमारे पास क्लासेस होती हैं। एक क्लास है जो हमारे डायरेक्ट स्पीच में हम कहते हैं उसको रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरी हमारे पास जो क्लास होती है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब देखें, ही से लेकर आप यस्टरडे तक देखें तो कितने फुल स्टॉप्स हैं, एक हैं। लेकिन अगर आप वर्ब देखेंगे तो वो दो हैं, एक ये है सेड और एक क्या है, हेल्प्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये भी एक क्लास है और ये भी एक क्लास है। अगर मैं कहूँ, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, उसने मुझे कहा, तो आपको पता चलेगा कि उसने क्या मुझे कहा। इसका मतलब है कि ये जो क्लास है ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही। जो क्लास हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही इसको हम कहेंगे सब ऑर्डिनेट क्लास, या फिर कहेंगे डिपेंडेंट क्लास, राइट। क्योंकि सब ऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास वो होती है जो डिपेंड कर रही होती है मेन क्लास के ऊपर, प्रिंसिपल क्लास के ऊपर। प्रिंसिपल क्लास और मेन क्लास कौन सी क्लास होती है, जिसमें कंप्लीट मीनिंग होता है, कंप्लीट सेंस होता है। अगर मैं ही सेड टू मी को काट देता हूँ तो मैं लिखता हूँ आई हेल्प्ड यू यस्टरडे, मैंने कल आपकी मदद की। तो इसमें देखें पूरा का पूरा मीनिंग वाज़ेह है, क्लियर है। यहाँ पे उसने क्या मुझे कहा, कोई पता नहीं क्या कहा, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे मीनिंग क्लियर नहीं है। अभी डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच नहीं कहा जाता। अगर आपने इससे पहले रिपोर्टिंग स्पीच इसको कहा है तो वो गलत है, राइट। इसको आप रिपोर्टेड स्पीच कह सकते हैं, क्यों, इसमें मुकम्मल बात है, कंप्लीट बात है, कंप्लीट स्टेटमेंट है। तो जो कंप्लीट स्टेटमेंट होती है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। जहाँ पे कंप्लीट नहीं होगी उसको हम सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और एक सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो क्लासेस हैं, ठीक है। अभी डियर देखते हैं कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है, रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसमें कौन कौन सी चेंजेस आ सकती हैं। डियर जहाँ पे मैंने लिखा ना ही सेड टू मी, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो ही सेज टू मी, ही सेज टू मी।
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी हो सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में भी हो सकता है। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, ही विल से टू मी, राइट। जो चेंजेस आ सकती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब एक चेंज क्या है, ही सेज टू मी हो सकता है, और एक चेंज मैंने आपको क्या बताया, ही विल से टू मी, और एक मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, ही सेड टू मी। अब जहाँ पे मैंने लिखा है ही सेज टू मी और ही विल से टू, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। तो इसका कनेक्शन जब हम बनाएंगे किसके साथ, रिपोर्टेड स्पीच के बाद साथ, तो आपको कुछ और चीज़ें समझ में आएंगी। मैं अभी ही बताने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखें कि इस रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास सिर्फ ये चेंज आएगा, इससे ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। अभी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो हम रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं। देखिए इस तरफ, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, चेंजेस इन द रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में जो तब्दीलियां हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले रिमूव द कोटेशन मार्क्स। अब देखें, ये भी कॉमा भी हमने रिमूव करना है। कॉमा जो है कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। इसको जब हम हटाएंगे, ख़त्म करेंगे, तो क्या कुछ आएगा, असर्टिव सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव्स में, ऑप्टेटिव में, और इसके बाद इम्पेरेटिव में। लेकिन अब इसकी बात बाद में। हम सबसे पहले जितने भी कॉमास हैं जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, इनको रिमूव करना होगा जब हम रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा। अब देखें, जब इन कॉमास को आप रिमूव करेंगे तो वो सीधी सीधी एक स्टेटमेंट बन जाएगी। जब इस कॉमा को आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आप दैट लगाएंगे। लेकिन ये देखना ये है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो सेंटेंस की कौन सी टाइप है, उसके अकॉर्डिंग हम कॉमे की जगह दैट भी लगा सकते हैं, इफ़ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं, टू भी लगा सकते हैं, और कुछ और है तो वो भी हम लगा सकते हैं। वो भी सब कुछ बताने वाला हूँ आपको। अभी इसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि जब हमने कोटेशंस को रिमूव करना है, पहली तो तब्दीली हमने ये कर दी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर देन नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये तो सीधी सी बात आपको समझ आ गई होगी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अब जो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने अभी कहा था आपको थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूँ, ही सेज टू मी या ही विल से। अब देखें, सेज कौन सा है, प्रेजेंट, और विल से कौन सा है, फ्यूचर। तो इसने कहा कि नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इधर प्रेजेंट इधर पास्ट कैसे आ गया। इधर पास्ट भी आ सकता है, फ्यूचर भी आ सकता है, प्रेजेंट भी आ सकता है। इसको हमने टच नहीं करना। किस चीज़ को टच नहीं करना, वर्ब को। अभी हम सिर्फ वर्ब की बात कर रहे हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब जो है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है। तो क्योंकि अभी हम प्रोनाउंस की तरफ नहीं आए, तो यानी कि ये चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर ये चीज़ होती है और ये चीज़ होती है, अगर ये चीज़ होती है किसमें, पास्ट में, तो उसके लिए भी समझ लें कि नंबर 3 पे मैंने लिखा V1 V2 इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट। अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा, यहाँ से यहाँ तक रिपोर्टिंग वर्ब है, ये है पास्ट में। अगर ये पास्ट में है तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर V1 से मुराद बेसिकली यहाँ पे ये हो सकता है, इज़ हो सकता है। तो इज़ जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, V1 अगर रिपोर्टेड स्पीच में है, ये याद रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच, ये अगर इसके अंदर V1 है तो हम उसको V2 में बदल देंगे। यानी कि इज़ है तो वो वाज हो जाएगा, हेल्प है तो वो हेल्प्ड हो जाएगा, अगर विल है तो वो वुड हो जाएगा, शेल है तो वो शुड हो जाएगा, कैन है तो वो कुड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे क्या है, पास्ट है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, V2 है, यानी कि यहाँ पे अभी V2 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखें कि जब V2 होगा तो इसको हम चेंज करेंगे किस में, हेड में प्लस V3 में। याद रखिएगा कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है
उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। ये कहीं पे भी दुनिया के कोने पे चले जाएं आप, कहीं पे भी जाके ग्रामर की बुक्स उठा के पढ़ लें, सेकंड फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बल्कि थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है। थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। अभी डियर स्टूडेंट्स मैं लेके चलता हूँ आपको कि ये V2 किस में अगर हो, रिपोर्टेड स्पीच में हो, तो हम क्या करते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, इनके ही सेड टू मी, सेड पास्ट में है, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड वर्ब में हम क्या करेंगे, हेड लगाएंगे और प्लस क्या लगा देंगे, V3 लगा देंगे। मतलब क्या हुआ, ही सेड टू मी, राइट। जब हम कहेंगे ही सेड टू मी दैट ही हैड हेल्प्ड, हो जाएगा ही हेल्प्ड फिर नहीं रहेगा, राइट। यहाँ पे जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये डायरेक्ट स्पीच है, और जो हम इसको कन्वर्ट जब करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इस हेल्प से पहले हम क्या लगा देंगे, हेड लगा देंगे। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें क्या आ जाता है, कोई और आ जाता है, मतलब फ़र्ज़ करें यानी कि कोई और चीज़ आ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग टू हम क्या करेंगे, यही रूल आपने जहन में रखना है कि V2 अगर हुई तो उसके साथ हम हेड लगाएंगे और V3 लगा देंगे। आपने कई सारी चीज़ें ऐसी पढ़ ली हैं जिसमें आपने पढ़ा है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, आगे ये होगा, पास्ट होगा, ये होगा, फ्यूचर होगा, ये होगा, वो सारी कहानियाँ हैं, वो सारी एक किस्म की फजूल कहानियाँ हैं, सिर्फ रटाने के लिए, याद करने के लिए नहीं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, जो ये कॉन्सेप्ट है, तो फिर सीधी सीधी बात ही समझ में आ जाती है। क्यों? हमें एक्चुअल सेंस में वर्ब्स की फॉर्म्स का पता ही नहीं होता। जैसे फ़र्ज़ करें हैव है, उसकी सेकंड फॉर्म क्या है, हैड है, थर्ड क्या है, हैड है। हमने हैव को हैड में बदल देना, विल को वुड में बदल देना, तो हम उसके लिए इतने सारे टेंसेस को क्यों इकट्ठा करें, राइट। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, और यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। अभी डियर मैं आपको लेके चलता हूँ किसके अंदर, चेंजेस इन प्रोनाउन। चेंजेस इन प्रोनाउन जो है बेसिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें हम एक फार्मूला है, एक रूल है जिसको कहते हैं सन। क्या कहते हैं? सन। अब सन का मतलब आपने तो ये नहीं समझना कि ये बेटा, सन एक फार्मूला है, एक रूल है। अगर इसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें इसमें मैं लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें फर्स्ट, इसमें मैं लिख देता हूँ सेकंड, और इसमें मैं लिख देता हूँ थर्ड। अब ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने लिखा डियर, अब देखना ये मैंने क्यों लिखा। अब देखिए लिखा हुआ है चेंजेस इन प्रोनाउन। प्रोनाउन के तमाम केसेस भी आपने पढ़े हुए हैं। प्रोनाउन के लेक्चर अगर आपने नहीं सुना तो उसमें सुन लें कि प्रोनाउन का जो नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पोजेसिव केस होता है, और पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, और पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है, और इसके साथ रिफ्लेक्सिव भी होता है, राइट। वो अगर आपने लेक्चर अभी तक नहीं सुना तो वो लाजमी सुने, उसमें आपको बहुत सारी प्रोनाउंस के रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच है ये बेसिकली कौन सी स्पीच है? रिपोर्टेड स्पीच है। कहते हैं कि इसका फर्स्ट पर्सन जो होगा, किसका? रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का क्या है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है। ये चेंज होगा किसके साथ? इसके साथ। ये चेंज किसके साथ होगा? इसके साथ। तो अब जब ये चेंज इसके साथ होगा, इसका मतलब ये है कि ही सेड टू मी, तो यहाँ पे आई नहीं रहेगा। जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इसको हम चेंज कर देंगे, हम इसको चेंज करेंगे इसके साथ, क्योंकि इसने आई कहा है, मैं तो ही को आई तो नहीं कहूँगा, ठीक है। ही सेड टू मी आई हेल्प्ड यू यस्टरडे। ही सेड टू मी दैट ही हैड हेल्प्ड मी यस्टरडे। अब यहाँ पे मी फिर हो जाएगा, वो भी बताऊंगा क्यों होगा, ठीक है, लेकिन आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चीज़ समझाने का मकसद ये था बेसिकली कि फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड, द फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। दिस इज व्हाट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ये फर्स्ट पर्सन, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एस आ गया, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो इस सब्जेक्ट के साथ होगा, तो एस मुराद हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है।
उसके बाद सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखें ही सेड टू मी, राइट, सेकंड पर्सन की बात करें, ही सेड टू मी यू हेल्प्ड मी यस्टरडे। बाकी मैं चीज़ों की तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये बताऊंगा ये क्या है, सेकंड पर्सन है। हमने बताया सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अब ही सेड टू मी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हमने किसके साथ करना है, इसके साथ। ये यहाँ पे मी है, लेकिन जब ये चीज़ उठा के हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि केस हमने जो यूज़ करना होता है वो सेंटेंस की नेचर के हिसाब से ही केस यूज़ करना है। अगर सेंटेंस डिमांड कर रहा है कि मेरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वो ऑब्जेक्ट आएगा। अगर सेंटेंस डिमांड कर रहा है कि यहाँ पे बेशक ऑब्जेक्ट है लेकिन इधर जो है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे केस सब्जेक्टिव आ जाएगा, यानी कि यू आ जाएगा। अब देखिए यू हेल्प्ड मी, ही सेड टू मी यू हेल्प्ड मी यस्टरडे, तो यहाँ पे क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट, टोल्ड मी सेड टू, ये बाद में सारी कहानी बताऊंगा आपको ये कहानी क्या है। ही टोल्ड मी या ही सेड टू मी दैट आई हैड हेल्प्ड, यहाँ पे मी था, ये ऑब्जेक्टिव केस था, और यहाँ पे हमने इसको क्या कर देना है, यू कर देना है। कैसे करना है ये आगे प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि सेकंड पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसके साथ चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ। फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज हो रहा था, सब्जेक्ट के साथ, यानी कि ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब जो थर्ड पर्सन है, अब थर्ड पर्सन में मैंने लिखा नो, ही सेड टू मी शी हेल्प्ड मी यस्टरडे। अब ये जो है कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि थर्ड पर्सन जो है वो नो चेंज में आता है, ये तब्दील नहीं होता। अगर इधर भी थर्ड पर्सन है इधर भी थर्ड है तो ये चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सन का फार्मूला है वो याद हो गया होगा आपको। सन के फार्मूले में हमने ये चीज़ आई सब्जेक्ट के मुताबिक, यू ऑब्जेक्ट के मुताबिक, आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और शी थर्ड पर्सन था, तो ये चेंज नहीं होगा। बाकी ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, ये प्रैक्टिस सेशन के दौरान हम ये चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। और होप सो ये लेक्चर आज का आपको पसंद आया होगा। और अभी कई सारे वर्ड्स हैं, जिस तरह यस्टरडे है, डेली है, एट्सेट्रा, इस तरह की एक लिस्ट आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएगी जिसमें बताया जाएगा आपको कि इन चीज़ों को आपने कैसे बदलना है, इनको आपने बदलना है। अब देखिए डियर, कि उम्मीद है कि आपने लेक्चर को पूरा सुना होगा। अगर आपने इस लेक्चर को पूरा सुना है ना, बिलीव यू मी कि आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई होगी। आपने कमेंट बॉक्स में वो चीज़ कमेंट करनी है जिसने आपको कंफ्यूज किया हो। क्यों? जो सुनने वाले हैं, लिसनर्स हैं, वो एक लेवल के नहीं बैठे हुए, वो मुख्तलिफ लेवल्स के हैं। इसमें NTS के स्टूडेंट्स भी होंगे और इसमें CSS के स्टूडेंट्स भी होंगे। इसमें कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो इंग्लिश डिमांड है या इंग्लिश ज़रूरत है, उसके स्टूडेंट्स भी इसमें मौजूद होंगे। और पर्टिकुलरली क्लास 8 से लेकर ग्रेजुएशन तक, इनके मास्टर्स तक कर लें आप, कि सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी था। याद रखिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इंग्लिश राइटिंग इंप्रूव करने वालों के लिए ये बैकबोन की हैसियत रखती है। बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, उनको आप इतना सारा कर देते हैं, लेकिन कैसे करते हैं वो भी ट्रिक्स आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को मैं इस तरीके से सिखाऊंगा आपको कि सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस उठाऊंगा, उनमें क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में। फिर जो मैं आपको उठाऊंगा इंटरोगेटिव्स, फिर इम्पेरेटिव्स, फिर एक्सक्लेमेटरी, फिर ऑप्टेटिव्स। स्टेप बाय स्टेप आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे। ये थोड़ी सी वीडियो बड़ी हुई है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सारे थे जो आपने सीखने थे। अगले वीडियो में आप एक लिस्ट भी देखेंगे और उसके बाद आप तमाम जो टाइप्स हैं सेंटेंसेस की, उसके मुताबिक आप सारे लेक्चर्स भी देखेंगे। तो अगर आपने मेरे इस लेक्चर को पसंद किया तो आप इस लेक्चर को फैला दें, स्प्रेड कर दें अपने तमाम दोस्तों के साथ। ये चीज़ ध्यान में न रखते हुए कि ये सिर्फ हमारे लिए था, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए है। पूरी दुनिया में जितने भी हम जैसे दोस्त हैं जो सीखना चाहते हैं
उन सब के लिए है। ओके डियर, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।